ग्रेजुएशन कर जाता है और ग्रेजुएशन करने पे उसको नौकरी मिल जाती है, तो उसको ये फर्क समझ में आता है कि मेरे पिताजी साइकिल का पंचर बना रहे थे और मैंने ग्रेजुएशन कर दिया और मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हूँ। उससे उनका जीवन, रहन सहन का स्तर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो जो तनख्वाह उनको मिल रही है उससे जीवन स्तर बेहतर होता है, प्लस शिक्षा से जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है उससे भी स्तर ऊपर हो जाता है। ये जो शिक्षक है उसको ये समझ में आता है कि क्योंकि इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में बहुत फर्क आया है, मुझे अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए। और जब उनका बच्चा पढ़ता है उनको भी कोई संस्था, कोई जनसेवक, कोई उनको मदद करता है, और ये बच्चा क्योंकि पढ़ाई में होनहार था वो IIT क्लियर कर लेता है, IIT से इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद उनको पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि स्कॉलरशिप मिल जाती है। उस स्कॉलरशिप से वो US चले जाते हैं, अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं, वहां पर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टरेट करते हैं। और ये सब करने के बाद उनको गूगल का नाम सबने सुना होगा, गूगल में उनको नौकरी मिल जाती है। और वहां पर क्योंकि वो बहुत पढ़ने में अच्छे थे, उन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए, 15-16 साल उन्होंने गूगल में काम किया। मैं जिक्र कर रहा हूं इस फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अमित सिंघल साहब की। 16 साल गूगल में काम करने के बाद, क्योंकि उन्होंने गूगल को इतना दिया था अपनी नॉलेज से कि आज जो गूगल का प्रारूप, जो एक पेज, हम जो भी आप लोग गूगल खोलते हैं और वो एक पेज सामने आ जाता है और उसमें आप किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी एक शब्द टाइप करते हैं और वो शब्द टाइप करते ही बहुत सारे उसके जवाब, लाखों जवाब आ जाते हैं, उसको सर्च इंजन कहते हैं। इस सर्च इंजन को बनाने वाले अमित सिंघल साहब थे, और इस वजह से आज पूरी दुनिया को कोई भी सवाल, आप और हम जब स्कूल में थे तो किसी अंग्रेजी शब्द का मतलब या हिंदी शब्द के मतलब के लिए नहीं देखनी पड़ती थी। आज के ज़माने में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो, गूगल का पेज खोला, उस शब्द को टाइप किया और जवाब हमारे सामने आ जाता है। तो ये चीज़ बनाने वाले अमित सिंघल साहब थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब जब गूगल और पूरी दुनिया को इतना दिया, ऑफ कोर्स कंपनी ने भी उनको, तो 15-16 साल काम करने के बाद उन्होंने ये सोचा, जब काफ़ी पैसा उन्होंने इस चीज़ से कमा लिया, तो क्योंकि वो अभी इंडिया से गए थे, उनको ऐसा लगा कि अब समय आ गया है कि किसी ने उनकी मदद करी, उससे वो वहां पहुंचे, इतने सक्षम बने, अब उनको वापस भारत आकर ये प्रोग्राम करके दूसरे बच्चों को ये सुविधाएं देनी चाहिए। 3 साल पहले मेरे बहुत पुराने मित्र हैं अमित जी, तो 3 साल पहले जब वो आए, मैं जोधपुर में रहता हूँ, और वो जोधपुर आए और उन्होंने ऐसी जिज्ञासा दिखाई कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो हमने ये सोचा कि हमें इस प्रोग्राम की शुरुआत करें कैसे। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक, हमें ऐसे परिवार की और ऐसे बच्चों की ज़रूरत थी जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हो। दूसरा, हमें होनहार बच्चों की ज़रूरत थी। तो हमने सोचा कि भारत के अंदर अंडर प्रिविलेज्ड किसके पास कितना है या नहीं है, उसका क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है। हम लोग RTE से भी जूझते हैं बहुत, उसमें चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल से बच्चों का चयन करेंगे। तो सरकारी स्कूल हमने डिसाइड कर लिया, और हमने डिसाइड किया कि हम हर शहर में जाकर और एक इम्तिहान, एक एग्जाम, एक टेस्ट करेंगे, जिस टेस्ट से हम इन बच्चों का चयन करेंगे। तो ये कार्यक्रम हम पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। इस फाउंडेशन में बहुत ही यूनिक चीज़ हमने की है कि फाउंडेशन में नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर पैसा देते हैं और ये पैसा NGOs के थ्रू लगाया जाता है, दिया जाता है।
नॉर्मली सब एनजीओ क्या करती हैं कि अच्छा इस स्कूल को वो करना है, इतना चेक काट दिया। हम लोग ये नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे कि जो पैसा इन बच्चों पे लग रहा है उसको हम मॉनिटर भी करें। तो हमने बहुत ही एक मॉडल जो आपका ऑलरेडी आई एम श्योर आप सबको नवोदय विद्यालय के बारे में सबको पता होगा। नवोदय विद्यालय जो है वो एक ग्रामीण प्रोग्राम है। उस नवोदय के अंदर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। सबसे पहला रिजर्वेशन ये है कि वो ग्रामीण 55% या कुछ 50% ग्रामीण का होना चाहिए। फिर उसमें थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, 75% ग्रामीण क्षेत्रों से और 25% शहरी क्षेत्रों से। हमें सवाल ये आया कि जो परिवार रोजी रोटी कमाने के लिए गांव से शहर की तरफ आ गया, उसका बच्चा होनहार है, वो वंचित रह गया अपने नवोदय विद्यालय के प्रोग्राम से। तो हमने सोचा कि हम इसको एक शहरी क्षेत्र का नवोदय बनाएं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे नवोदय का ऑब्जेक्टिव ये होता है खाली शिक्षा देना नहीं, पर उनको अच्छी शिक्षा देना। द सक्सेस रेट ऑफ नवोदय इज दैट नवोदय में से मैक्सिमम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स अभी निकल के जा रहे हैं। हमने सोचा कि हम इसको एक कड़ी को और बढ़ा देते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ 12वीं तक की शिक्षा देना कतई नहीं है, क्योंकि अगर 12वीं तक की शिक्षा तो वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वहां पे पूरी कर ही लेगा। हमारा उद्देश्य है कि इन सरकारी स्कूलों में से होनहार छात्र और छात्राओं को का चयन करना, उनके बाद उनको वो सुविधाएं देना जो अनफॉर्चुनेटली सारे सरकारी स्कूलों में उनको आज शायद नहीं मिल रही है। उनको प्राइवेट स्कूल्स, बेस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में लेके जाना। 12वीं तक की शिक्षा का हर एक खर्चा वहन करना। जब मैं हर एक खर्चे की बात कर रहा हूं तो उनकी ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, उनका एक समय का खाना, उनका ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब जिस दिन वो छात्र या छात्रा हमारे प्रोग्राम में आ जाते हैं उस दिन के बाद उनको उसकी शिक्षा पर एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच पिछले 2 साल से जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं वो कई अभिभावक, पेरेंट्स भी बैठे हैं। कुछ बच्चे जिनका चयन हमने पिछले 2 सालों में किया वो भी हमारे बीच हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पर पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि शायद आपकी थोड़ी सी मदद से आप खाली किसी एक की जिंदगी, एक परिवार का एक पूरी पीढ़ी सुधार सकते हैं। और वो कैसे मैं आपको आगे बताने वाला। जो बच्चा, जो छात्र का चयन हमारे इस प्रोग्राम में हो जाता है, हम 12वीं तक की शिक्षा उनको उन प्राइवेट स्कूलों में देते हैं। उसके बाद हमने एक यूनिक प्रोग्राम बनाया, क्योंकि बच्चा जो है आज की तारीख में 5 विषय ऐसे हैं, 5 स्ट्रीम्स ऐसी हैं जहां पर जाके अच्छा कर सकता है। सबसे पहला है IIT या नीट के कॉलेजेस, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस सरकारी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अगर उस बच्चे का चयन IIT में हो जाता है या नीट के किसी कॉलेज में हो जाता है, किसी बच्चे का चयन किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, किसी भी बच्चे का चयन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एंट्रेंस एग्जाम में हो जाता है, किसी भी बच्चे का चयन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लॉयर में हो जाता है, या किसी भी बच्चे का चयन NIFT जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग है उसमें हो जाता है। तो हमने 5 स्ट्रीम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्ट्स, इन 5 विषय में अगर उनका चयन इनके किसी कॉलेज में हो जाता है तो उसका सारा खर्चा भी ये फाउंडेशन वहन करती है। इसके बाद क्योंकि IIT से बच्चा आज की तारीख में जैसे MBBS करना
पूरी डॉक्टरी नहीं होती है जब तक उसका स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन एमडी या एमएस ना करें, तब तक वो शिक्षा अधूरी है। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अगर खाली आईआईटी या खाली डॉक्टरी या खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट या खाली एनएलयू, इससे शिक्षा आजकल पूरी नहीं होती है। इन छात्राओं में से कोई अगर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी, किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से या यूके की यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, तो वो भी हमारा काम है। कहने का मतलब 5वीं कक्षा से 6ठी में बच्चे को, छात्रा को हमने उठाया, उसको हमारे प्रोग्राम में लाए और उसकी जर्नी, उसकी यात्रा जब तक कि वो, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारा टारगेट है कि कम से कम हमारे इस प्रोग्राम में पूरे देश में 5000 बच्चे जुड़ने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि उद्देश्य सिर्फ ये है कि इन 5000 बच्चों में से 50 बच्चे भी अमित सिंघल बन गए, और अगर वो वापस आके ये प्रोग्राम वापस चलाएंगे इतना पैसा कमाने के बाद, तो शायद हमारा उद्देश्य सही हो जाए। वो दिन देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, वो दिन देखने के लिए शायद हम सब भी नहीं रहेंगे। पर सोचिए, अगर आपकी थोड़ी सी मदद से किसी बच्चे का, किसी छात्र का, किसी छात्रा का सितारा खुल रहा हो, इसीलिए हम इसको सितारे फाउंडेशन कहते हैं। ये सब जो यहाँ बैठे हैं हमारे सितारे हैं। किसी का सितारा चमकना होगा तो वो बहुत कितनी बड़ी बात होगी। आपकी मदद से कोई एक परिवार नहीं, पूरी की पूरी पीढ़ी का रंग बदल जाएगा। इस प्रोग्राम से जो भी अभी तक हमारे प्रोग्राम में जुड़े, और आप ये देखें कि हम क्यों कर रहे हैं, और जो फीलिंग मेरी है वो फीलिंग शायद आधे घंटे बाद, 20 मिनट के बाद जब आप हमारे इन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी वैसी ही कुछ फीलिंग आएगी। मैं आपको आगे उनके बारे में और बताने से पहले मैं सिर्फ आपको 2 या 3 वीडियो दिखाना चाहूँगा। विशाल, क्या प्लीज? ये जो वीडियोज है ये हमारे उन बच्चों के हैं जो बहुत ही प्यारी बच्ची है। हालांकि वो जिस बैकग्राउंड से आई है, बहुत ही कमज़ोर और शाय किस्म की थी, अपनी बातें शेयर नहीं करती थी, और ख़ासतौर से इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन था। यहाँ पर आई, हम लोगों ने उसको बहुत अच्छा माहौल दिया। बहुत सारी समाज सुधार संस्थाएँ हैं हमारे देश में, जिनमें से एक है सितारे फाउंडेशन। मैं गर्व करती हूँ ऐसी संस्थाओं पर, धन्य है ऐसी संस्थाओं को जो बिल्कुल निचले स्तर के, निम्न स्तर से उन बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। At Sitare Foundation, we work towards educating underprivileged children who are extremely bright. गणेश शर्मा, राजनंदन के पिता बोल रहा हूँ। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी मेरी नंदनी, वो मेरी लड़की है। फिर वो पढ़ते पढ़ते जब 5वीं में गई ना, तो फिर वो परीक्षा देने के लिए वो फॉर्म भरी थी सरकारी स्कूल से। परीक्षा पास करी, परीक्षा देने के बाद उसके बाद वो जो है ना सितारे फाउंडेशन वाले में उनको ले लिए।
वाले जब बुलाए एडमिशन के लिए तो वहाँ गए, वहाँ वो भाषण दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पूरे खर्चे बोले कि मैं उठाऊँगा, सारा कापी कलम आना जाना खर्चा और सारा दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। 6 साल पढ़ गया था सर, बच्चे को पोसना बहुत कठिन हो गया था, दोनों आदमी बीमार पड़ गए। फिर किसी तरह मकान मालिक की लोन किसी से दिलवाया, फिर वो लेकर के बच्चे को किसी तरह एडमिशन कराया सरकारी में करके। उसके बाद बहुत कष्ट झेला हमने, झेलने के बाद बच्चे पढ़े। छोटे वाले बहुत होशियार निकल गए और शुक्र है स्कूल वालों सबकी, और आगे मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा नाम आशा देवी है। मैं जिला सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत चितारा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम स्वर्गीय हंसराज बेरुआ है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं इसलिए मैं स्वर्गीय बता रही हूँ। उसके बाद से तो जैसे मानो हमारी ज़िंदगी ख़त्म ही हो चुकी, लेकिन पीछे बच्चे थे, अब टूट जाती तो मेरी अकेले की जान तो थी नहीं जो मैं टूट के बिखर जाती। मुझे समझना था क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। किसी कहने न कहने से दुख तो कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों की खातिर हौसला रखा और यही रही अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए स्कूल में चपरासी की नौकरी करने लगी। जब तक ये छोटे थे जब तक तो गुजर होता, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगे तो थोड़ी घर की ज़रूरतें भी पड़ने लगी। फिर मैंने चपरासी का काम छोड़ के मजदूरी का काम अपना लिया। और अब कैसे भी करके वो सरकारी स्कूल से पढ़ाया, लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी जो स्कूल के दौरान ही कोई सितारा फाउंडेशन योजना आई थी, उसके तहत मेरे बच्चे का फॉर्म भरा गया और भगवान की कृपा से मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया और आज वो इस स्कूल में गया है। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ, क्योंकि मेरे सपनों से बहुत ऊंची जगह है ये। मैं भविष्य में भी कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा ऐसी जगह जाएगा, लेकिन भगवान ने सहारा दिया और मेरा बच्चा ऐसी जगह पहुंच गया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं ये चाहती हूँ कि जो दुख मैंने देखे हैं, जो ज़िंदगी में मेरे साथ कठिनाइयाँ आई हैं, उनको मेरे बच्चों को कठिनाइयाँ छू भी न पाए। At Sitare Foundation, we work towards educating underprivileged children who are extremely bright. मैं सितारा फाउंडेशन जो योजना है इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी उम्मीद से ज़्यादा जो मेरे सपने थे उनको पर लगा दिए, वरना मैं कभी भी नहीं उड़ पाती। और जो इस योजना के दौरान मेरा बच्चा कामयाबी की ओर जाएगा, इससे बड़ी मेरी खुशी के लिए और कोई बात नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि मुझ जैसे इंसान को जीने के लिए राह मिली, क्योंकि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो मेरी जो उम्मीदें टूट चुकी थी उन्हें अपने आप थोड़ा थोड़ा सब्र मिलता जाएगा और मेरे जीने की उम्मीदें जाग जाएंगी।
हम उसे किसी भी तरह की कोई कमी ना आने दें। जितना बन पाता हम दोनों अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। शिवानी शुरू से ही एक होशियार बच्ची थी और हम जानते थे वो जरूर कुछ बड़ा कर सकती है। छोटा सा परिवार है हमारा भी सपना था कि हमारी बेटियां किसी बड़े स्कूल में जाए जहां उसे सारी फैसिलिटी मिले। मैं घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हूँ। उसके पापा का इलेक्ट्रिशियन का काम है और जितना कमाते हैं उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है। शिवानी घर के पास ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पापा उसे छोड़ने जाते और मैं पीछे अपने सपनों के साथ खड़ी रहकर सोचती, क्या इस जन्म में हम शिवानी को किसी बड़े स्कूल में दाखिला करा पाएंगे। उसके स्कूल से बताया कि सिंगल फाउंडेशन नाम की एक संस्था एक परीक्षा कराती है जिसमें से कुछ बच्चों को चुनकर बड़े स्कूल में दाखिला कराती है और स्कूल का सारा खर्चा खुद ही उठाती है। हमें लगा कि ऊपर वाले ने हमें हमारे सपनों की पहली राह दिखा दी। हमने शिवानी का नाम उस परीक्षा के लिए लिखवा दिया और भगवान के आशीर्वाद से हमारी बेटी का सिलेक्शन उसमें हो गया। हमारी वजह से जिंदगी ही बदल गई। शिवानी के नए स्कूल में इतनी सुविधाएं जिनका नाम लेना मेरे लिए मुश्किल ही है। वहाँ का माहौल था, पढ़ने का तरीका था, नए दोस्त, नए खेल। मेरी बेटी की जिंदगी में तो जैसे किसी ने नए रंग भर दिए हों। और अब जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने घर के गेट तक जाती हूँ तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी हमारे वो सपने भी पूरे करेगी जिन्हें देखना हमारे लिए मुश्किल था। करीब 450 बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। ये जो आपने वीडियो देखे ये सिर्फ 3 थे। कुछ समय में हम जो यहाँ इंदौर के बच्चे हैं उनसे रूबरू बात भी करेंगे। हमारी संस्था के इतना सब करने के बाद ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो आपको शायद विश्वास भी नहीं होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम इन बच्चों तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम है कि पिछले 3 साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि मैं हर शहर से कम 100 बच्चों को ये फायदा पहुंचा पाऊंगा। और पीड़ा ये है कि हम मुश्किल से 40 या 45 बच्चे ही इंदौर से पिछले 2 साल में ले पाए। तो आप ये सोचिए कि 2 साल में कम से कम जो 60 बच्चे जो हम नहीं ले पाए, 120 परिवार जो कि शायद इसका फायदा उठा सकते थे वो बच्चे रह गए। सर इस संबंध में मैं कुछ बोलूं क्या? ठीक है, आपको एक चीज बहुत यूनिक बताता हूँ। जब ये 700-800 पेरेंट्स आके बैठते हैं और जब हम उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताना शुरू करते हैं, तब तक जो दूसरे पेरेंट्स आए हुए होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जिन्होंने फॉर्म भरा होता है उनको फ़ोन करना शुरू करते हैं। जब तक मेरा 45 मिनट 1 घंटे का भाषण खत्म होता है, आप मान के चलिए 300 बच्चे और आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर, जिन्होंने प्रोग्राम को समझकर पेरेंट्स को बताने की कोशिश करी। मेरी तकलीफ, हमारी तकलीफ ये है कि मैं पेरेंट्स तक कैसे पहुंचूं। इतना स्कैटर्ड है इंदौर में, हर एक बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता है उसके घर तक मैं कैसे पहुंचूं। मैं अखबार में ऐड देता हूँ, ये लोग अखबार पढ़ते नहीं है। मैं FM में ऐड देता हूँ, ये लोग FM सुनते नहीं है। मैं होर्डिंग्स लगाऊं, ये लोग होर्डिंग्स पढ़ते नहीं है। मैं पहुंचूं कैसे?
ये इतनी बड़ी पीड़ा है। आप ये देखिए कि हमें आपसे सिर्फ यही मदद चाहिए कि आप जैसा प्रयास कर रहे हैं सर, आप करते रहिए। आप प्रयास करते रहेंगे, हम सब एक प्रयास करते रहेंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी से। और ये किस्मत की कितनी बात है सर, जैसे इस साल एग्जाम हो रहा है तो आप सोचिए इस साल सिर्फ वो बच्चे ये इम्तिहान दे सकते हैं, पहला सरकारी स्कूल में है, दूसरा 5वीं कक्षा में है, जिनके बच्चे 6ठी में आ गए, 7वीं में आ गए, उनकी ट्रेन निकल चुकी है, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते। सो किस्मत की कितनी बात है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं और आप किसी पेरेंट से बात करेंगे, उस समय उनका बच्चा 5वीं में है जो कि एलिजिबल है, जो कि एग्जाम दे सकता है। हमें जोधपुर में, अजमेर में आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वहाँ हम 1 साल पहले शुरू हुए थे, यहाँ हम 2 साल पहले आए, जोधपुर में हमने 3 साल पहले शुरू किया। वहाँ पर आपको बहुत प्राउडली बताना चाह रहा हूँ मैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ने जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजते थे, वहाँ से निकाल के सरकारी स्कूल में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि तभी वो एलिजिबल होता है। जोधपुर की गलियों में अगर आप घूमेंगे तो कहीं ना कहीं ट्यूशन सेंटर पे एक बोर्ड लिखा मिल जाएगा कि यहाँ सितारे फाउंडेशन के एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। हम लोग निस्वार्थ, हमें इनसे क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए सर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये जिस दिन बन जाएंगे, बन के इतने बड़े बन जाएंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, और अगर 5000 लोग बनेंगे या उसमें से 500 अमेरिका पहुंचेंगे, उस 500 में से 50 का दिल भी अगर पिघलेगा और अगर वापस आके कुछ देना चाहेंगे ना, तो हमारा सारा इतने सालों का प्रयास सफल हो गया। और मैं आपको, आप और हम, क्योंकि बच्चे जब 12th में जाएंगे 5-7 साल उसमें, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे 4 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, तो 7 साल ये, 7 साल वो, उसके बाद नौकरी करेंगे। 10-15 साल की नौकरी करने के बाद इतना पैसा आएगा तो आप 30-40 साल तो जोड़ ही लीजिए। तो मैं तो नहीं, मैं तो इस दुनिया में देखने के लिए नहीं हूँ, ये पक्का है। तो कोई बात नहीं, कोई चीज शुरू की भी अगर 40 साल के बाद भी फल देगी, अगर 40 साल के बाद भी आज हम 5000 बच्चों की जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो 50 लोग मिलके 2.5 लाख बच्चों की जिंदगी सुधारेंगे, तो कितनी बड़ी बात है। हमारा इंडिया हम सबके लिए कितनी गर्व की बात है। मैं थोड़ा सा समय आपसे और चाहूँगा। मैं पहले कुछ बच्चों को बुलाना चाहूँगा, हम बच्चों से बात करेंगे, फिर हम बच्चों के पेरेंट्स से बात करेंगे, और उसके बाद हम आपसे मैं क्वेश्चन आंसर। Good afternoon, you all. My name is Deepika Soni. I am from Vedanta. What I can tell about my school? In this school, what I can not found in government school in Vedanta, I can found everything. This school is, in my thing, is best. मेरे लिए सबसे पहले मैं अपने पापा को थैंकफुल बोलूँगी, क्योंकि मेरे पापा की वजह से मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। जैसे भी यहाँ पे सर ने बोला था कि बहुत से पेरेंट्स हेल्प नहीं करते, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत हेल्प करी है, तो थैंक यू पापा बहुत। इन पेरेंट्स और इन बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे प्रोग्राम के आने के बाद इनके घर पे क्या बदलाव आया है। आपको 2-4 बहुत छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि घर पे क्या बदलाव आया है। कई बच्चों ने, जो पेरेंट्स हैं जो अभी तक लिख नहीं पाते थे, साइन की जगह अंगूठा लगाते थे, हमारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को साइन करना सिखा दिया। हमारे इन बच्चों के आने के बाद एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है, हमारे बच्चों के इन प्रोग्राम में आने के बाद और उनकी एजुकेशन के बाद उस घर में, उन परिवारों में, राजस्थान में हमने ऑब्जर्व करा है, बीमारियां कम हो गई हैं। क्यों? बिकॉज दे क्लीनलीनेस। वो घर जाके क्लीनलीनेस का पार्ट अपने बच्चों, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को सिखाएंगे।
इन बच्चों ने जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जो पहले कुछ और गेम खेला करते थे, इन बच्चों ने उन सब बच्चों के स्पोर्ट्स बदल दिए हैं। अब बैडमिंटन खेलते हैं कई बच्चे। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मुझे किन्हीं का दिल इतना बड़ा होगा कि वापस आके करेंगे। मैं आपको बताऊं, मुझे इतनी खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमारे कई बच्चे जो 7वीं और 8वीं में जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में हैं, उन्होंने आसपास के बच्चों को अपने घर बुला के फ्री ट्यूशन देना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि एक 7वीं और 8वीं का बच्चा चौथी, तीसरी, दूसरी उनको पढ़ाने, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है इस पढ़ाई का महत्व। उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, उनके परिवार में जो बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव को आसपास देखना चाह रहे हैं। ये एक बहुत ही, और आपको इतनी दुआएं लगेंगी, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। सर को सबसे पहले जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया टू टेक दिस प्रोग्राम, और मैं आप लोगों से मिल पा रहा हूँ और आपको ये बात बता पा रहा हूँ। एक आप करीब 200-250 यहाँ पे लोग बात होंगे। अगर आप लोग ये प्रण कर लें कि जितने फॉर्म्स आ गए हैं, जितने जमा करा दिए हैं, जितने फॉर्म्स आके, गिनती को छोड़ दीजिए, गिनती से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये प्रण भी ले लेंगे कि आप 3 फॉर्म आप इसके अलावा और भराएंगे, 3 लोगों को, हर एक जगह 3 लोगों को और मोटिवेट करेगा, तो 500 में से हमारे पास 1500 और फॉर्म्स आ जाएंगे। उस 15 में से शायद 50 और में ले पाऊंगा। कोई भी पेरेंट, मैं किसी भी पेरेंट से, जो हमारे फाउंडेशन के पेरेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई आके कुछ कहना चाहता है प्लीज। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे पेरेंट्स को भी इन सब को देना पड़ेगा, क्योंकि हम पेरेंट्स का नेगेटिव सबसे ऊपर उठ के आ रहा है कि हम लोग मदद नहीं कर रहे हैं। आप में से कोई भी पेरेंट मत नहीं हो पाती, जाओ ठीक है, जिनका बच्चा पिछले साल या उससे पिछले साल हमारे यहाँ सेलेक्ट हुआ, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद अमित सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही बदौलत आज मेरे बच्चों में इतना सुधार आ गया है। अमित सर और मैडम सर जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, घर के अंदर ऐसा वातावरण हो गया है कि कुछ भी जरा सी भी कुछ गलती होती है तो हमारे बच्चा को बोलता है पापा ऐसा नहीं ऐसा। तो ये 2 साल के अंदर इतना सुधार हो गया मेरे बच्चों में कि हम तो कभी कर ही नहीं सकते। सिर्फ एक बार ही हम गए थे, सर से मिले, मैडम से मिले, और एक ही बार में हमारे बच्चों को वहाँ पे एडमिशन। आज तक हमको कोई परेशानी नहीं, किसी भी चीज़ का खुद ऑटोमेटिक सब खुद ही कर लें। और ये दिल से अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि दोनों फॉर्म जिस सर बोल रहे हैं वो करिए। सभी सम्मानीय अतिथियों को स्वागत करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, और मेरे सभी साथी मित्र यहाँ बैठे हैं। सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो अभी आई थी दीपिका सोनी, इसके संबंध में थोड़ा सा मैं खुलासा करूँ। ये मेरे स्कूल की स्टूडेंट रही है, और इसको देख के मुझे आज इतना अच्छा लगा कि आज आके वो स्टेज पे बोल रही है, परफॉर्म किया उसने, उतना अच्छा काम। ये इसको मैं देखता था, ये बहुत परेशान रहती थी, इसकी मम्मी अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुई उनको और वो चली नहीं। ये बिना माँ की बच्ची थी, और मैं इसको बहुत कोऑपरेट करता था। ये लेट आती थी, मैं बोलता था बेटा कैसे भी हो, कितना भी लेट हो जाए स्कूल जरूर आओ, और करके मैंने इसको उसका फॉर्म फिलअप किया था। ये जाके इतना सक्सेस पाया इसने, तो मैं चाहता हूँ कि ये और आगे जाए, और सितारे फाउंडेशन को मैं दिल से बहुत बधाई देता हूँ, और आभारी हूँ कि इनने जो है इसे बच्चों को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, भगवान करे इनको और सफलताएं दे, और बहुत सारे बच्चों का जीवन संवारे। थैंक यू। ऑलरेडी हाँ जी मैं पता नहीं। एक्चुअली तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ सर से, जिन्होंने ये फाउंडेशन के माध्यम से जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको टैलेंट को उभार के लाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, शायद वो जो स्लम एरियाज के पेरेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर क्या करवाना चाहते हैं, और बहुत से बच्चों का टैलेंट उभर के आता है, वो इस एग्ज़ाम में पास भी होते हैं। पर जिस तरह मैडम ने बताया मुझे कि 1, 2, 3 बच्चे आए हुए थे हमारे स्कूल से, जिसमें सिर्फ एक ही गया है, और बाकी के पेरेंट्स ने मना कर दिया है कि नहीं भैया लड़की है, मैं कहाँ पहुँचाऊँगी, हमारा एक लड़का है, कहाँ भेजेंगे। तो आप देखिए पेरेंट्स लोगों की सब
जिम्मेदारी ये होती है कि अपने बच्चे में अगर वो टैलेंट है तो उसको उभारने का उन्हें एक अवसर दें। जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी निकाली है, प्लीज़ आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। और सर, जिस तरह से सर प्रयास कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी बात को समझो। अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा हो जिनमें बहुत टैलेंट हो, पढ़ने में आगे हो या बहुत टैलेंट हो, तो आप उन्हें भी इस बारे में बताइए कि भाई आपके बच्चे को आप वहाँ पहुँचाइए, उन्हें एक मौका दीजिए बच्चों को, ताकि वो इस एग्ज़ाम में पास हो सकें। बस मैं ये कहना था, एक्चुअली मैं जिस स्कूल में अध्यक्ष हूँ वहाँ पर मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी भांजी है, और मेरी भांजी भी इतने गार्ड से है जिसके कारण मैं इस स्कूल में अध्यक्ष बन चुकी हूँ। तो इसलिए बहुत से बच्चों में से टैलेंट रहते हैं जो पेरेंट्स खुद नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्लीज़ पेरेंट्स लोगों को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। कोऑपरेशन नहीं है, पेरेंट्स का कोऑपरेशन सिर्फ एक चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, वो होगा हमारे एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से बातचीत करके। हमारे एग्जिस्टिंग जो पेरेंट्स हैं 2 साल से 3 साल से जिनके बच्चे यहाँ हैं, वो जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो अपनी चीज़ खुद प्रकट करेंगे दूसरे पेरेंट्स को, तो शायद दूसरे पेरेंट्स उससे मोटिवेट होंगे। वही एक चीज़ है जो कि हमने हमारे शहरों में, अब जैसे 17 तारीख, इसी 17 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है मिलेनियम स्कूल में। 17 तारीख को, 17 फरवरी को हम वापस इस साल का एग्ज़ाम कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम में हम जितने भी पेरेंट्स को बुलाते हैं उनके साथ हमारे पुराने सारे पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, और हम उन पेरेंट्स को कहते हैं कि आप बाकी सारे जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करिए। बच्चों को कहते हैं दूसरे बच्चों से बातचीत करिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे, मेरी फाउंडेशन है, मैं तो सब अच्छा ही कहूँगा। कौन इंसान अपने बारे में बुरा कहना चाहेगा? तो मैं भी नहीं कहूँगा। पर अगर आपको वही चीज़ जो पेरेंट्स जो 2 साल 3 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं एक आधे पेरेंट को और बुलाना चाहता हूँ, अगर उनको कोई आइए प्लीज़, अगर आपको इस प्रोग्राम में आने के बाद आपके बच्चे पे जी, मैं माता बहनों को भी अपना नमस्कार बोलता हूँ। मेरी लड़की खुशबू मंडोई और मेरा नाम सुरेश मंडोई। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे बच्चे आज स्कूल में जाएंगे ना मिलेंगे स्कूल में। मुझे मैम ने एक दिन बुलाया कि आप मेरे को अर्जेंट में फ़ोटो ला के दीजिए। तो मैंने फ़ोटो अर्जेंट में खिंचवाया और अर्जेंट में फ़ोटो बना के मैम को दिया। जब मैम ने फार्म भर दिया तो मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं थी किसी भी बात की। फिर एक दिन मैम, सोनिका मैम का फ़ोन आया मेरे पास। सोनिका मैम ने मेरे को बुलाया कि आपकी लड़की का सिलेक्शन हुआ है और आपको छात्रवृत्ति की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है। तो मैं आया, मैम के पास 4 बजे गया। 4 बजे गया, मैम से मैंने बात करी, मैम किस बात की ये छात्रवृत्ति मिल रही है? वो बोला आपको एक अवसर मिला है आपकी बच्ची को पढ़ाने का, या आप फॉर्म लीजिए और आप अपनी लड़की को लेके एग्जाम देने आइए। तो मैंने मैम से सवाल करा कि मैम ये किसने फॉर्म भरा, मेरे को जानकारी नहीं इस चीज़ की। बोला आप ये पकड़िए, आपके बच्चे का एडमिशन करवाना है कि नहीं करवाना? मैम करवाना है, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। तो बोले जिसने भी कराया आप ये पर्ची लीजिए और आप ले जाइए वहाँ पर, और जिसने भी कराया उसका धन्यवाद कीजिए। मैं गया, जब मेरी बच्ची पढ़ती है 5वीं क्लास में, मैंने सर से बात करी, मैम से बात करी, हमने करा था। तो पहले पिछले साल ही मैंने अपनी बच्ची का एग्ज़ाम दिलवाया, इसमें सिलेक्ट हो गई, आइए पढ़ रही साल भर से, और बहुत बढ़िया स्कूल है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। जो अभी नहीं, ये शायद ये फाउंडेशन के जितने भी मतलब ये स्कूल सरकारी स्कूल है, जॉइंट कनेक्ट करके रखते हैं पूरी टीम, तो उनकी जॉइंट डायरेक्टर तो जोड़ के रखते हैं सब उसके लिए। बैठे हुए हमारे दौड़ नगर के शायद उसके डायरेक्टर जिनको मेन सूत्र दिया हुआ है, मेन सूत्र डायरेक्टर एक जॉइंट दोनों हमारे सम्मानीय बीआरटी के निगवान जी और नाइट के हमारे सभी सम्मानीय प्रधानाध्यापकगण,
और सभी एसएमसी के सम्मानीय अध्यक्ष या सदस्यगण। देखिए, मैं कुछ मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हमने सारे एसएमसी के अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो उपाध्यक्ष या सदस्य को बुलाया है साथ में, प्रधानाध्यापक के साथ में। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे प्रधानाध्यापक के साथ में एसएमसी के अध्यक्ष आए होंगे। मैं चाहूँगा कि जो एसएमसी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य वो जरा एक बार हाथ उठा के बताएंगे कि ये एसएमसी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य हैं। हाथ नीचे करेंगे। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो आप इस बात के लिए सहमत होंगे सभी लोग कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी अमुक जाति में ही प्रतिभा होगी या लड़कियों में प्रतिभा होगी, लड़कों में नहीं होगी, या लड़कों में होगी, लड़कियों में नहीं होगी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। प्रतिभा गरीबी में भी हो सकती है, अमीर में भी हो सकती है, मध्यम वर्ग में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और प्रतिभा संपन्न बच्चे हर वर्ग में, हर जाति में, हर समुदाय में, हर संप्रदाय में रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक और शिक्षक मिलकर उनको अवसर प्रदान करें। बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए इतिहास में, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, महान वैज्ञानिक हुए, मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे। अगर आप उनकी बचपन की जीवनी पढ़ेंगे तो वो अपने गांव में, शहर में, कस्बे में पेपर वितरित करते हुए अपना खर्चा खुद उठाते थे अपनी पढ़ाई का, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। लेकिन वहां से संघर्ष करते हुए भारत के महान वैज्ञानिक बने और भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। और अंतिम समय तक, जिस समय उनको उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी वो हमारे जैसी सभा को संबोधित करने नॉर्थ ईस्ट में गए। तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। आवश्यकता और उसका विकास इस पर निर्भर करता है कि उसको माहौल कैसा मिला, उसको अवसर कैसा मिला, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या मदद मिल पाई, नहीं मिल पाई। बाद के 10 साल पहले जो आए थे वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे बाद में सरकारी स्कूल में नौकरी शायद ही किसी को मिलेगी, क्योंकि जनसंख्या खत्म हो गई, स्कूल ही बंद हो गया। तो कहाँ अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। बल्कि अब ये स्थिति आ रही है कि कई स्कूलों में बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, तो युक्तिकरण के तहत उनको ग्रामीण क्षेत्र के कई स्कूलों में जाना। तो पहली मेरी अपील ये रहेगी आप सभी से कि हम कम से कम एक ऐसा काम करें, जैसा कि हमारे पुरखे कहते थे कि भाई आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा छोड़ के जाओ, पानी छोड़ के जाओ, अच्छा पर्यावरण छोड़ के जाओ, ऐसा काम करो। तो मेरे को यहाँ एक अपील आपसे करनी पड़ेगी कि हम ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार सरकारी स्कूल में टीचर बनने की, अध्यापक बनने की स्थिति हम छोड़ के जाएं, स्कूल बंद करा के ना जाए। और मैं आपसे ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि केवल 25% के कारण ये छात्र संख्या नहीं घटी है। उसका मुख्य कारण है हमारी साख का, हमारी गुणवत्ता का स्कूलों में। सरकारी स्कूल आज से नहीं चल रहे, शुरुआत में प्राइवेट स्कूल के नाम की चिड़िया ही नहीं होती थी। मेरी पूरी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और आप में से कई लोगों की पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में ही हुई है। उन्होंने, हमारे समय के शिक्षकों ने, सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने वो गुणात्मक शिक्षा दी हमें। हम लोग 6ठी से अंग्रेजी पढ़ते थे और आज 1ली से हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी 6ठी से पढ़ने वालों का अंग्रेजी का स्तर आज के स्तर से बहुत अच्छा है। तो हमारे शिक्षकों ने अपना काम को, कर्तव्य को किया और हम लोग भी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि पहले के समय से वर्तमान समय में बहुत सारी योजनाएं ऐसी आ गई है जिसमें आपको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे पास में इतना समय है कि हम गुणात्मक शिक्षा दे सकते हैं। हम सरकारी स्कूलों में अगर आपस में
कंपेयर करेंगे तो कई स्कूल आज भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो भी सब सरकारी काम करते हैं। और 25% का प्रलोभन के कारण नहीं, हमारी क्वालिटी अगर होगी तो अगर हमारे शहर के अंदर 1000 सीट निकलती है लेकिन सरकारी स्कूल अच्छा होगा तो भी वो 25% में नहीं जाएगा। वो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, अभी मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा मैं एक स्कूल की जो सरकारी स्कूल ही है। मुख्य मुद्दा गुणवत्ता का है। एक पालक अभिभावक है, वो सब कंपेयर करते हैं आजकल घर परिवार में आसपास में, जब जहाँ श्रम एरिया देखेंगे तो कौन बच्चा किसका ज्यादा अड़ोस पड़ोस कंपेयर करता है, कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसका बच्चा कितना पढ़ता है और हमारा बच्चा कितना पढ़ता है, परिवार आपस में कंपेयर करता है। और अगर उनको लगता है कि नहीं ये यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पे इससे अच्छा ये है तो वो उसका नाम वहां से कटा के वहां उसके साथ में भेजने की कोशिश करता है। बात गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड है। और अगर गुणवत्ता हमारी होगी, हमारी साफ होगी तो हमारा हाल भी कैसा होगा। सब बच्चे नीट देते हैं, दुनिया भर के बच्चे। अभी मेडिकल का पहले पीएमटी चलता था, ऑल इंडिया का एक ही टेस्ट कर दिया। आप सभी जानते हैं नीट के माध्यम से मेडिकल में एडमिशन होता है। लेकिन टॉपर बच्चों की ख्वाहिश क्या होती है कि मैं एम्स नई दिल्ली के अंदर भर्ती हूँ, मेरी एडमिशन मेरे को मिले तो एम्स नई दिल्ली में मिले। क्या एम्स क्या किसी प्राइवेट किसी व्यक्ति का है? सरकारी कॉलेज है, एमबीबीएस जहाँ हो रहा है। इंजीनियरिंग में कोई जाता है तो पहले आईआईटी में मिले, मेरे को आईआईटी में नहीं मिले तो फिर वो कोई प्राइवेट कॉलेजों में देखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की साख है, वहाँ की क्वालिटी है, गुणवत्ता है। बच्चा वहाँ आईआईटी में पढ़ता रहता है या एम्स में पढ़ता रहता है, चौथे साल तक तो उसकी बुकिंग हो जाती है, लाखों में पैकेज मिल जाते हैं उसको। तो ऐसा हमें साख बनानी पड़ेगी काम के माध्यम से, अभिभावकों को जोड़ करके, सारे अभिभावकों को जोड़ करके। और सितारा फाउंडेशन में तो जो व्यवस्था की जा रही है, उन्होंने अभी कंपेयर किया था नवोदय विद्यालय से। आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की कितनी सीट है। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालय, जहाँ कक्षा 6 से लेके 12 तक की सारी सुविधा पढ़ाई लिखाई की गवर्नमेंट उठाती है। सारे बच्चों को आने जाने का, रहने का, खाने की सारी सुविधा, फीस, कपड़े वगैरह सब चीजें मिलती है वहां पर। लेकिन कितनी सीटें हैं? एक जिले में 120 सीटें होंगी। 120 में से 75% सीटें जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से भरी जाएगी, 25% नगर क्षेत्र के बच्चों से भरी जाएगी। और वो 6 से 12 कराने के बाद में वहां भी स्तर अच्छा है पढ़ाई का। 12 के बाद में आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अपना सिलेबस पूरा करा देंगे, 12 की डिग्री आ जाएगी, 12 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा 12वीं पास का। लेकिन इंजीनियरिंग और अन्य जगह जाने में उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता, उनके बारे में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सितारा फाउंडेशन जो बीड़ा उठा रहा है वो बीड़ा उसी तरीके से है कि जैसे एक चक्र चलता है कि हमने यहाँ से कुछ लिया तो हम यही सब दे जाए। और देने के कई तरीके होते हैं। ये बच्चों को छांटने की बजाय ये तो हर साल कह देते कि हम स्कॉलरशिप देंगे, 2 लाख इसको देंगे, 5 लाख इसको देंगे, उसको कर देंगे। लेकिन कई बार पैसे का मिसयूज होता है। अगर किसी की अगर मदद करना है तो सबसे बड़ा काम है कि बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दो, उसको इस योग्य बना दो कि वो और 50 लोगों को रोजगार दे या कोई काम करे। सबसे बड़ा यही दान है, शिक्षा का दान कहा गया। तो ये बच्चों का चयन करके यदि 5वीं से अगर हम चयन कर रहे हैं तो केवल इतना ही नहीं है कि हम 6 से 12 की पढ़ाई करा देंगे, 6 से 12 की गुणवत्तायुक्त पढ़ाई कराएंगे। उसके बाद में जो बच्चे की रुचि है, अभिरुचि है, क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है उसका खर्चा भी उठाएंगे। इससे बड़ी बात क्या है? और अगर आप कहीं नवोदय में भी अगर सिलेक्शन होगा तो नवोदय हमारा इंदौर में नहीं है, कहीं ग्रामीण में होगा, वहां भेजते हैं हम। यहाँ पर सिलेक्शन बच्चों का 5वीं होगा तो इंदौर नगर की कोई विद्यालय होगा, वहीं अपने को बच्चे को तैयार करके, बच्चे को परिवार से अलग नहीं कर रहे हैं, परिवार में रहेगा। कई बार हम
ये भी दुष्परिणाम कई बार होता है। क्या होता है कि हमने कोई बोर्डिंग स्कूल में मान लो किसी सिलेक्शन करके वहीं रख दिया, वो बच्चे का परिवार से अलग हो गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे को वो हॉस्टल, कई बार नवोदय विद्यालय में भी देखने में आता है, बच्चों को वो वाला जो हॉस्टल वाला जो लाइफ है वहीं रहने वाला और वही चीजें पसंद आती है, घर धीरे धीरे से कटने लगता है, माता पिता परिवार से दूर होने लगता है। लेकिन यहाँ पर 6 से 12 की पढ़ाई आपके बच्चे क्या घर में रहते हुए ही होगी। सुबह शाम बच्चा घर पे आएगा, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, संस्था वहन करेगी, पढ़ाई का खर्चा वगैरह, वो सारी चीजें जो बताई गई है वहन करेगी, और इंदौर नगर में रहते ही सब काम होगा। तो मैं सोचता हूँ कि जब ये काम कर रहे हैं तो हम लोग कम से कम ऐसा हम इतना तो मदद कर ही सकते हैं कि सारे जितने अभिभावक हैं उनको हम बताएं, अवेयर करें। मैं सोचता हूँ कि कोई जितने अभिभावक यहाँ बैठे, इनमें से क्या कोई ऐसा अभिभावक है जो ये अगर कहता हो कि नहीं साहब मैं तो अगर मेरे बच्चे की लाइफ बन रही हो तो मैं तो नहीं फॉर्म भरना चाहता, बच्चों का एग्जाम में नहीं बैठाना चाहता, सितारे फाउंडेशन या कोई अन्य भी कोई ऐसा अभिभावक है क्या? हर व्यक्ति चाहता है बच्चों को शिक्षा दे ही क्यों रहे, स्कूल भेज ही क्यों रहे? मुख्य कारण यही है कि बच्चा, हर आदमी ये सोचता है कि मैंने जो कर लिया, खासतौर पे जब हम कमजोर आय वर्ग में जाते हैं तो मजदूर परिवार है जो भी है, वो व्यक्ति ये सोचता है कि वो भी स्कूल में बच्चे को इसी आशा के साथ भेज रहा है कि मैंने तो अपना ऐसा काम, अपना जीवन निकाल लिया, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य मुझसे बेहतर बने। और हम सब भी अगर अपने जीवन को अगर थोड़ा पलटे, हम अपने दादाजी और अपने पिताजी और उसकी तरफ जाएंगे तो आप देखना कि हमारी भी 2-3 पीढ़ी में किसी ने स्ट्रगल किया है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। उनने भी जीरो से अपनी सफर शुरू किया होगा। मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी जब करते थे तो उनकी जब मेरे को जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि वो स्वयं एक मजदूरी करके उन्होंने 10th क्लास पास की, और 10th क्लास पास करने के बाद में जब वो ITI में उनको नौकरी मिली, अनुदेशक बने, उसके बाद में उन लोगों को जो शिक्षा वगैरह सारी व्यवस्थाएं करी, हम लोगों को पढ़ाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष देखा था। तो ऐसे ही हम में से कई लोग ऐसे होंगे संघर्ष करके 8वीं 10वीं 12वीं पास करने के बाद शिक्षक बने हैं, सहायक अध्यापक बने हैं, सहायक शिक्षक बने हैं, या हमने नहीं किया तो हमारे पिताजी ने संघर्ष किया और हम लोगों को पढ़ा लिखा के शिक्षक बना दिया, या हमें कोई ना कोई पद पे पहुंचा दिया। ये जो फाउंडेशन काम कर रहा है उसका भी मकसद ये है कि हम गरीबी से निकल के, यदि मेरे को किसी ने सहयोग करके मैं इस पद पर पहुंचा, 15-20 साल मैंने अमेरिका में कमाया, उस पैसे को मैं संग्रहित करके ऐसे गरीब बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊं कि वो आगे चल के उनमें से भी कोई अगर बच्चे ऐसे ही निकल जाएंगे तो वो भी मेरी तरह फाउंडेशन चला के गरीब बच्चों को, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको मदद करें। एक सर्कल बन जाएगा, ये सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इनकी भावना बहुत अच्छी है, हम भी अच्छी भावना के साथ में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। ये मेरा आपसे, अध्यापक शिक्षक की नौकरी देना चाहते हैं तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता 1 से लेकर 5वीं तक जो भी जिस कक्षा में काम कर रहा है टीचर, पूरे मनोयोग से करें, अच्छी तरीके से करें। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। एक सारा सिद्धि अभियान हमारा चल रहा है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है। हर जन शिक्षा केंद्र में 4 प्राइमरी 4 मिडिल स्कूल लिए गए हैं। लक्ष्य है कि हर स्कूल एकदम अच्छा स्कूल बनेगा जहाँ पर बच्चों की नियमित उपस्थिति होगी, टीचर पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे, बेहतर ढंग से पढ़ाई होगी, बच्चों का लर्निंग लेवल अच्छा होगा, एक एकेडमिक वातावरण उसमें होगा, स्वच्छ परिवेश होगा। ये पूरा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, आयाम बनाया, सब कुछ है। कुछ जगह उसमें अच्छा काम हो रहा है, कुछ जगह अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। ये सारा सिद्धि अभियान शुरू होने के पहले भोपाल के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उस भोपाल के कार्यक्रम में जितने भी जिले के डीओ हैं, डीपीसी हैं, प्रदेश के प्राचार्य डाइट है, शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, संयुक्त संचालक है, सब लोगों को वहां बुलाया गया। भोपाल के जितने अधिकारी हैं वो सब मौजूद थे। ऐसे आयोजन और भी होते रहते हैं, लेकिन
उस आयोजन में जो एक मुख्य बात थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये सारे लोग बैठे थे, पूरे प्रदेश के लोग बैठे थे, जिला स्तर के अधिकारी बैठे थे, भोपाल के कमिश्नर, कलेक्टर, भोपाल के कमिश्नर और जो हमारे विभाग के पीए, सेक्रेटरी वगैरह सारा शिक्षा विभाग का पूरा वरिष्ठ लेकर नीचे तक पूरा अमला बैठा था। उसके बीच में एक प्राथमिक शाला, बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा, जिला नरसिंहपुर के एक प्रधानाध्यापक और एसएमसी अध्यक्ष का सम्मान किया गया मंच पर। और सम्मान क्यों किया गया? कि उसने अपने विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय था, उसमें बहुत बेहतर ढंग से काम किया। उसके बच्चों का लेवल, सामुदायिक सहभागिता, अभिभावकों की सहभागिता बहुत उत्कृष्ट स्तर की थी। क्योंकि मैं जबलपुर संभाग का उस समय जेडी था और मुझे उस स्कूल के बारे में जानकारी नहीं थी जिसका सम्मान हुआ उस दिन भोपाल में। नरसिंहपुर जिले का बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा, तो उसकी एक फिल्म भी दिखाई गई थी। तो मैंने सोचा, मेरे मन में डाउट हुआ, संदेह हुआ कि फिल्म बनती है तो कई बार ऐसा तो नहीं है कि वो फिल्म में शूटिंग में अच्छे अच्छे बच्चे आगे कर देते हैं और जब शूटिंग होती है तो सब कपड़े नए पहन के आ जाते हैं, अभिभावक भी, बच्चे भी, टीचर भी, और जो अच्छा है वो अच्छा करके एक शूटिंग करके फिल्म बना ली। वास्तव में है या नहीं, कोई इसका कोई गारंटी है क्या? फिल्म में वो वास्तव में होगा कि नहीं होगा, ये मेरे मन में डाउट हुआ। वहाँ पर मेरे से दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो मैं उनके पास, जो एसएमसी अध्यक्ष है, प्रधानाध्यापक है, उनको मैंने बधाई दी, शाबाशी दी कि तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा सम्मान हुआ। लेकिन उनसे मैंने नहीं कहा कि मैं आऊँगा। मेरे को जो संदेह हुआ, 1 महीने बाद उस कार्यक्रम के अचानक मेरे पास समय था, मैंने कहा चलो आज जो है बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा जाके देखते हैं। मैंने किसी डीओ को नहीं कहा, किसी बीओ को नहीं कहा, सीधा धड़धड़ाते हुए मैंने जो है एक व्यक्ति को जो उस एरिया जानता था उसको लिया, सीधा बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा पहुंच गया। जब बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा पहुंचा, उस समय 2 टीचर वहां पर पदस्थ थे, दोनों में उपस्थित मिले। एक टीचर जो उसका जो प्रभारी प्रधानाध्यापक था वो 4वीं 5वीं को पढ़ा रहा था, दूसरी सहायक अध्यापिका कक्षा 1, 2, 3 को पढ़ा रही थी। छोटा सा विद्यालय जिसमें 2 अध्यापन कक्ष, एक छोटा कक्ष जिसमें उन्होंने कार्यालय बना रखा था, एक किचन सेट साइड में बना था जहाँ मध्याह्न भोजन तैयार हो रहा था, एक छोटा सा बरामदा और एक छोटा परिसर जिसमें बाउंड्री वाल गेट लगा था। जब मैं 4वीं 5वीं क्लास में गया तो हिंदी का पाठ चल रहा था। मैंने 4वीं वाले बच्चे और 5वीं वाले बच्चे, जिनका जो पाठ खुला हुआ था उसके पीछे वाला पाठ एक बच्चे को खड़ा कर करके मैंने पढ़वाया। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक बच्चे ने बिना अटके हुए वो पाठ पढ़ के मेरे को सुना दिए। जब हिंदी में मेरे कोई कमी नहीं निकाल पाया तो मैंने कहा इनका गणित देखते, 4वीं 5वीं को जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए। मैंने चारों प्रकार के उनको सवाल दिए। 4वीं 5वीं के सभी बच्चों ने जोड़ बाकी गुणा भाग सब कर लिए। और ऐसा नहीं कि एक बच्चा सही कर रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, बीच वाला, सबने सही किया। जब मैं ये कर चुका तो फिर मैं इधर उधर देखने लगा तो वो टीचर बोला था, आप इनसे आप अंग्रेजी में भी पूछिए। हमने अंग्रेजी भी पढ़ाई थी इनको। अब मैंने अंग्रेजी में पूछा, अंग्रेजी की किताब निकलवाई तो वो भी उनने सब बच्चों ने पढ़ ली। 4वीं वालों ने अपनी किताब, 5वीं वालों ने अपनी किताब। फिर बोले कि आपने सामान्य भी आप पूछिए। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर विलेज नेम, वो भी सब उनने जवाब दिया। और ऐसा ही कक्षा 1, 2, 3 में गया तो 1, 2, 3 के बच्चों ने भी अपने अपने स्तर के अनुसार हमें जवाब दिए और जो पूरी क्लास जवाब दे रही है एक के बाद अलग अलग, इंडिविजुअल। मैंने पूछा भैया तुम ये कर, ये तुम अब दूसरी जगह हम जाते हैं तो शिकायत होती है कि मतलब बच्चों को आता नहीं है, इतने सारे बच्चे तुम्हारे सब जवाब दे रहे हो, क्या करते हो आप? तो वो मेरे को बाहर ले गया। वो तकनीकों का इस्तेमाल करता था, सहायक सामग्री का इस्तेमाल करता था। पूरे अंदर कक्ष भी सुसज्जित, बाहर मेरे को ले गया। बाहर उन्हें सांचे बने हुए थे सीमेंट के, सांचे में गिनती लिखी
1 से लेकर 9 तक और अंत में 0 अंक, और आगे दीवार पे लिखा हुआ अंक लिखा हुआ पेन से बड़े साइज में बड़े बड़े सांचे बने हुए। थोड़ा सा और आगे गए तो जो हमारे अक्षर होते हैं उनके सांचे बने हुए सीमेंट का अ ब स द पूरा जो हमारा, और ऊपर लिखा हुआ। मैंने कहा ये क्या है भाई? कि बोले साहब जो पहली क्लास में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं हम उनको चौक दे देते हैं और वो चौक उसमें सांचे में घिसते रहते हैं 0 1 2 3 4। इससे इनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, सीखते भी जल्दी है, हमें मेहनत भी कम लगती है। ऐसे ही अल्फाबेट हम इसको चौक दे देते हैं, वो उसमें अंदर अपने घुमाते हैं, इनकी राइटिंग भी बेहतर बनती है और इसको बहुत जल्दी सीखते हैं। फिर वो एक पेड़ के पास ले गया मेरे पास में, पेड़ के ऊपर अब सब दूर सब फल तो होते नहीं है, उसने एक ही पेड़ के ऊपर आर्टिफिशियल केला भी टांग रखा, उसमें अनार भी टांग रखा, एप्पल भी टांग रखा, सब फल उसमें टंगे हुए। मैंने कहा ये क्या है? कि बोले हम बच्चों को यहाँ घेरा करके खड़े करते हैं और इससे सिखाते A for एप्पल। बच्चे की आकृति फिट हो जाती है। जो बच्चे को हम अक्षर का ज्ञान कराते हैं या मात्रा का ज्ञान कराते हैं, वस्तुतः उसकी आकृति हम उसके दिमाग में फिट कराते हैं। अनपढ़ व्यक्ति उसको क्यों नहीं पढ़ पाता है? क्योंकि वो उसकी आकृति उस अक्षर की उसमें दिमाग में उसके फिट नहीं है। तो इस तरह से वो पूरी चीज को उसने एक जो सामग्री लेकर के इतना सारा जब मैंने देखा तामझाम, तो मैंने कहा भाई ये सब सामान तुमने रोज अंदर रखते हो क्या? मैंने कहा नहीं। बोले सब यहीं पड़ा रहता है। चोरी क्या तुम 5 बजे बाद भी यहीं रहते हो? बोले नहीं हम तो 5 बजे चले जाते। तो चोरी नहीं होती? बोले नहीं होती साहब, ये सब पालक अभिभावक सब यहीं रहते, कोई हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं है, सारा सामान ऐसे ही रहता है, ये सब जैसा लगा हुआ। तो वो समुदाय उससे अपना लगाव महसूस करता है उस विद्यालय से। जब मैंने उपस्थिति चेक करी तो 69 में से 65 बच्चे उपस्थित। मैंने कहा अभी जब हमने कल परसों पहले कभी स्कूल देखा, मैंने कहा कहीं 70%, कहीं 85%, इससे ज्यादा हमें कहीं उपस्थिति नहीं मिलती। आपके यहाँ ये 69 में से 65 बच्चे हैं। बोले साहब सारे अभिभावकों से हम हर महीने बैठक करते, सब लोग आते, सब लोगों को बच्चों को उसकी उपस्थिति भी बताते, उनके प्रोग्रेस भी बताते, और जो नहीं है उसने 4 बच्चों के बारे में बताया कि सर वो 2 हम उसके मामा के यहाँ गए हुए, एक बच्चे की तबीयत खराब है तो वो इसलिए नहीं आया, और एक बच्चे को अभी उसके घर में मेहमान आ गया तो उसके पिताजी ले गए। 4 बच्चों के हिसाब पिताजी। और उस स्कूल के अंदर जब हमने उसका कमिटमेंट किस स्तर का है वो निरीक्षण के दौरान ही पता लग गया। उसका निरीक्षण कर रहे थे, सांसद प्रतिनिधि का फोन आया मेरे सामने। सांसद प्रतिनिधि बोले कि भैया तुम्हारे सांसद जी ने 10,000 की खेल सामग्री स्वीकृत की थी, वो सामग्री आ गई है, तुम ले जाओ। तो शिक्षक क्या बोलता है? अभी मैं आऊंगा तो मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, मैं रविवार के दिन आके सामान ले जाऊंगा। ये टीचर का कमिटमेंट। हमारे यहाँ कई हमें ऐसे मिलते हैं, मतलब कि एक डाक लेके 3 दिन तक हम गायब हो जाते हैं। ऐसा कमिटमेंट के साथ में जो काम कर रहे हैं सारे अभिभावक, ऐसा नहीं कि वो तुमड़ा गांव के सारे लोग ही मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसा बालक तुमड़ा में कर रहे हैं। उसी स्कूल में जब मैं लौट रहा था, उसी गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा था, और हायर सेकेंडरी स्कूल में गया और तुमड़ा गांव में, तो घुसते ही वहां पे एक नल टेप लगी थी बच्चों को पानी पीने के लिए। 5 में से 1 में नल लगा हुआ था, टेप लगी थी, बाकी में 4 में लकड़ी के फूंक छूटे हुए थे। मैंने प्रभारी प्राचार्य को कहा ये फूंक क्यों है भाई, ये फूंक के नल टोटी नहीं लगवा सकते? तो वो क्या कहता है प्रभारी प्राचार्य, क्या करे साहब 3 बार लगवा चुके, गांव वाले चोरी कर लेते। वही हायर सेकेंडरी स्कूल, वही गांव तुमड़ा का, लेकिन जो अभिभावक है उसने अपना महसूस नहीं करते लगाओ। अभिभावकों से कटा हुआ स्कूल, और वही बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा जहाँ अभिभावक अपना स्कूल समझते हैं उसको, सारे बच्चों को नियमित रूप से भेजते हैं। वहां जो बाहर ऊपर में सामान पड़ा उसको आगे नहीं लगाते। वो निश्चित रूप से
जो टीचर वहाँ जज्बे से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सलाम के योग्य है। मैंने कहा, मैंने जो मेरा संदेह था उस दिन दूर हो गया। मैंने कहा नहीं, वास्तव में जो इनको भोपाल में सम्मान हुआ वास्तव में सम्मान के हकदार है और इनको जो मिला वो सही है। और सारे बच्चे वहाँ पर प्राइमरी बालक प्राथमिक शाला तुलना के सारे बालक, जिसे ये बालक बैठे हुए सामने, सब वेल ड्रेस में, चेक का शर्ट, चौथी पांचवी के बच्चे फुल पैंट में और टाई लगी हुई और सबका आई कार्ड लगा हुआ। मैंने कहा भैया सरकारी स्कूल में तो ड्रेस के लिए 400 रुपये आता, तुम्हारे यहाँ क्या ज्यादा आया क्या? बोले नहीं सर 400 ही आया। फिर मैंने कहा कि ये पैसा तो खाते में आ रहा है, तुम कैसे करते हो? कैसे ना ये सब एक जैसे अच्छे? बोले साहब अपने एसएमसी के सारे लोगों को बुलाया, सारे पालकों को बुलाया और सबसे बातचीत की। हमने तय कर दिया कि ये ड्रेस रहेगी, ये रहेगा। सब पालकों ने सहमति से 2-2 ड्रेस और ये कार्ड और ये सब चीजें अपने बच्चों को ला के दी और सब बच्चे पहन के आते हैं। नहीं, एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जो गणवेश में नहीं हो। दूसरे स्कूलों में हम जाते हैं, पैसा एसएमसी में आ रहा है तो आधी शिकायत यही रहती है, सब अभिभावक बच्चों की ड्रेस नहीं खरीदते, आधे ड्रेस में आधे नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें अपने अप्रोच को चेंज थोड़ा सा करने की आवश्यकता है। हम चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, प्राथमिक विद्यालय सबसे पहला विद्यालय है जो आरटी के 25% से सबसे पहले प्रभावित हुआ है और धीरे धीरे मिडिल में भी उसकी लपटें आने लगी है। अब इस दौर में वह व्यक्ति टिकेगा जो गुणवत्ता का है। घंटी भी बजती है आज। जिला नरसिंहपुर विकासखंड सांखला ग्राम पंचायत तुला के अंतर्गत यह शासकीय प्राथमिक शाला सामान्य शासकीय स्कूलों में ऐसी थी। पहले मेरी यहाँ पदस्थापना 25/9/2003 हुई, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि अन्य स्कूलों जैसे यहाँ भी बच्चे प्राइवेट की ओर अपना पलायन कर रहे थे। पालकों का रुझान भी प्राइवेट की ओर था। यह स्थिति देखकर मेरे लिए बड़ी वेदना हुई। यह बालक शाला थी, परंतु ग्राम के लोगों ने कहा कि यहाँ बालिकाएं भी पढ़ें, इसलिए हमने अनुमति ली राज शिक्षा केंद्र से और यहाँ बालिकाओं के नाम भी दर्ज कराने के लिए नाम मिलियम और यहाँ पर 70 लड़कियों के नाम लिखा और यहाँ की जनसंख्या केवल 45 थी, बढ़कर सीधी 3 गुना
172 गरीब हम। और इसमें से आप घूम के बता रहे हैं महालक्ष्मी का कहाँ रखा संतरा को अंग्रेजी में क्या ऑरेंज की स्पेलिंग कौन कौन बता सकते हैं? चलो आप बताइए। ये तुलसी, तुलसी आपके घरों में लगा है, बहुत ही धार्मिक और पवित्र पौधा है। यह है औषधि प्लांट। कैसा प्लांट है? औषधि पौधा है, औषधि। इसका उपयोग खांसी, सिर दर्द और अन्य दवाओं में भी किया और इसके घर में लगाने से नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें होती है और आसपास प्रणाम कर लीजिए। डेवलपमेंट के लिए हमने प्लान तैयार किया। और यहाँ हमारे स्कूल के डेवलपमेंट में हमारे आदर्श शिक्षक हल्कीवीर पटेल और समुदाय की अहम भागीदारी, जिससे आज हम इस आयाम पर पहुँचे हैं जो आपके सामने। समस्त सहयोग करता हूँ, जन भागीदारी के माध्यम से सहयोग मिला देता है। मैं सभी को सारा परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ।